नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प डिस्कशन होने वाला है हमारा। जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है, किसानों की प्रोटेस्ट चल रही है कई महीनों से, हम उसके बारे में बात करेंगे और हम लोग उस डिस्कशन को जोड़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ। ये आप आर्टिकल देख सकते हो, इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली सोड द सीड्स ऑफ टुडेज मेल्टडाउन दैट इज हैपनिंग इन आवर टाइम्स। यानी कि जो आज फार्म प्रोटेस्ट हो रहा है उसके सीड्स या शुरुआत कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन में थे। तो आज हम लोग इसके ऊपर एक व्यापक विश्लेषण करेंगे। पहले बात करेंगे फार्म प्रोटेस्ट के बारे में और फिर उस डिस्कशन को जोड़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ और देखेंगे क्या ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आज की प्रॉब्लम हो रही है। एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो एट द एंड। तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू ऑल नो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फार्म प्रोटेस्ट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इट्स अ क्लासिक केस स्टडी फॉर यू हाउ टू इंटरलिंक थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू इंटरलिंक दिस फार्म प्रोटेस्ट with something called as green revolution. So stay tuned and get this information. But इन सबसे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साई गांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा सुनहरा मौका है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स, जहां पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंक्लूडेड है। आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन निकल चुका है 24 मार्च। प्लीज डेट याद रखिएगा फॉर्म सबमिट करने की, तो डू सबमिट बिफोर द डेडलाइन। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, जस्ट विजिट आवर वेबसाइट। वी हैव स्लू ऑफ कोर्सेस, हमारा प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है एंड वी हैव अट्रैक्टिव ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, चलिए पहले बात करते हैं खबर के बारे में। खबर तो काफी यूजुअल सी खबर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से, अभी ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने हो चुके हैं, इंडियन फार्मर्स, बहुत सारे फार्मर्स वो एंगेज्ड है प्रोटेस्ट में। वो विरोध कर रहे हैं किसका? 3 एग्रीकल्चर लॉस का जो मोदी सरकार ने लाई थी। यानी कि हमारे किसान गुस्से में है, वो लोग एंग्री है। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है, सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। ऑल्दो दिस वुड बी रॉन्ग, आई वुड से इट मे बी अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच, बट नॉनदलेस हमें यह जानने की जरूरत है पिछले 6 से 7 सालों में जब से मोदी सरकार आई है, परहैप्स ये उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। राइट, कि जब से वो लीड कर रहे हैं 2014 से, फार्मर्स प्रोटेस्ट उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो आज हम लोग यहां पे बात करेंगे इन फार्म लॉस के बारे में और देखते हैं क्या इसकी कोर प्रॉब्लम है। देखिए, फार्म लॉस के बारे में बैकग्राउंड देता हूं आपको कि हम जानते हैं कि जून 2020 में सरकार ने ऑर्डिनेंसेस लाई थी 3। इन ऑर्डिनेंसेस को उसके बाद में सरकार ने लॉ में भी बदला। मॉनसून सेशन सितंबर 2020 में जल्द ही, यानी कि बिना डिस्कशन, बिना डेलिब्रेशन, बिना कंसल्टेशन के पास किए गए ये लॉस। सरकार ने कहा कि ये ऑर्डिनेंसेस जो शुरुआत में थे वो ट्रेडर फ्रेंडली थे, फार्मर फ्रेंडली थे, और जो एक्ट्स बने हैं बाद में वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया है। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट है नया एक्ट, और फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। ये तीनों चीजें हैं। इन चीजों को वापस लेने की बातें कर रही है फार्मर्स। सरकार ने कह दिया कि ये फार्मर फ्रेंडली और ट्रेडर फ्रेंडली होगा, यानी कि किसानों को भी मदद करेगा और बिजनेस वालों को भी मदद करेगा। अब बात करते हैं डिसएग्रीमेंट की। देखिए, मोदी सरकार का क्लियर कट आर्गुमेंट है कि गवर्नमेंट का जो ये 3 लॉस उन्होंने लाए हैं और अमेंडमेंट जो लाया है, उससे वो चाहते हैं कि फार्मर्स फ्री हो जाए। उन्होंने कहा है कि फार्मर्स अभी फिलहाल बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन से गुजरते हैं, स्पेशली जो राज्य सरकारों की एपीएमसी से, उस एपीएमसी में मिडलमैन है, करप्शन है, उनके पास विकल्प नहीं है कि वो एक एपीएमसी के अलावा कहीं और बेचे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम एपीएमसी से आपको मुक्त कर रहे हैं। अगर आपको बेचना है आप एपीएमसी में बेचिए, अगर आपको बेचना है प्राइवेट प्लेयर आप उनको बेचिए, अगर आपको अंबानी को बेचना है आप उनको बेचिए। राइट, यानी कि यू कैन सेल इट टू एनी प्राइवेट प्लेयर। ऑलराइट, ये है गवर्नमेंट का आर्गुमेंट। वो कहते हैं कि बिजनेस का बढ़ावा होगा, ट्रेडर को मदद मिलेगी और फार्मर्स को भी अच्छे प्राइजेस मिलेंगे। लेकिन फार्मर्स कहते हैं कि ये जो 3 लॉ हैं, ये जो बैड सिचुएशन थी उसको और भी वर्स बना रहा है। चलिए, बैड सिचुएशन कैसे है? फार्मर्स ये सब जानते हैं, फार्मर्स दे ऑल नो दी प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगर आप एपीएमसी जा रहे हैं, वहां पे आप देख रहे हो कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, मल्टीपल मंडी चार्जेस है, मिडलमैन बीच में है, बहुत सारे पैसे कट होते हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये उन्हें भी पता है। लेकिन इससे भी ज्यादा उन्हें डर लगा हुआ है, ये जो नए लॉस है
उस लॉ के तहत उन्हें डर लगा हुआ है कि सरकार धीरे धीरे स्टेट ऑपरेटेड मार्केट यानी कि एपीएमसी जो है यहां से हट जाएगा धीरे धीरे, और अल्टीमेटली क्या होगी, मोनोपोली होगी प्राइवेट प्लेयर्स की जो डिक्टेट करेंगे प्राइसेस, तो प्राइसेस वो नीचे गिराएंगे और फिर फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, राइट। तो ये फार्मर्स को डर लग रहा है और फार्मर्स ने सीधे कह दिया कि इन 3 लॉस को रिपील कर दीजिए, राइट। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एपीएमसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो सब्सिडीज है, जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी आती है, जो फार्म के ऊपर सब्सिडी आती है, ये सब कब से शुरू हुई है और ये सब डिमांड्स कब से आना शुरू हुई? सरकार सब्सिडी के चक्कर में स्पेशली एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कब से लगी हुई है? अगर हम एमएसपी की बात करें तो हम बात करेंगे सरकार प्रोक्यूरमेंट की। अगर आप बात करें जो स्टेट्स है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वहां पे गवर्नमेंट प्रोक्योर्स अ लॉट ऑफ व्हीट एंड राइस। तो ये जो प्रोटेस्ट है अगर हम इसको जोड़े प्रॉब्लम के साथ, व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम? कोर प्रॉब्लम गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, यानी कि सरकार जो किसानों से खरीदती है एट एमएसपी, और ये सब शुरू हुआ था 1960s के दशकों में धीरे धीरे, और मैं कहूंगा प्रोक्योरमेंट सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो गया 1997 में, तो सारे राज्य अपने अपने यहां पे डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करती है, राइट। अब ये 1960s में क्या हुआ था? 1960s में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में स्पेशली एग्रीकल्चर एक रेवोल्यूशन हुआ था। इसको क्या नाम दिया गया था? इसको नाम दिया गया था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया, राइट। इस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ? एफिशिएंसी बढ़ गई और प्रोडक्शन बढ़ गया। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन एग्जैक्टली था क्या? चलिए देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, हम सब जानते हैं कि इंडिया एक टाइम पे ऐसा था कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन था वो अपने खुद के खाने लायक भी काफी नहीं था, राइट। दिस वॉज वे बैक इन 1950s एंड 60s की शुरुआत में। तो हम लोग जब भी इंडिया में स्केर्सिटी ऑफ फूड होता था, हम लोग कहां से लेते थे? हम लोगों को आता था यूएसए से। यूएसए का एक प्रोग्राम था PL 480, इसके तहत वो हमें गेहूं भेजते थे। लेकिन वियतनाम वॉर में लगा हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और तब इंडियन सरकार ने, उस समय लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी, उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। तब प्रेसिडेंट जॉनसन ने ये PL 480 प्रोग्राम को रोक दिया और इंडिया को व्हीट देने से मना कर दिया। एक तो फूड स्केर्सिटी चल रही है, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम चल रही है, उसके अंदर यूएसए ने गेहूं देना रोक दिया। तब से इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, और उस सेल्फ सफिशिएंसी के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, स्पेशली मिड 1960s में, राइट। कैसे रहा ग्रीन रेवोल्यूशन? नए तरह की सीड्स डेवलप की, हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड की गई फार्मर्स को एट अ सब्सिडाइज रेट्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, और इरिगेशन फैसिलिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा भी प्रोवाइड की गई सब्सिडाइज्ड, यानी कि सरकार की तरफ से सब कुछ मिल रहा है। इंप्रूव्ड मशीनरी दी गई, एक पैकेज डील दिया गया बहुत ही कम पैसों में सब्सिडाइज्ड फार्मर्स को। और ये फार्मर्स को फायदा कहां मिला? अगर हम लोग पूरे इंडिया की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन हाईली सक्सेसफुल इन पंजाब, इट हैज बीन हाईली सक्सेसफुल इन हरियाणा, इट हैज बीन हाईली सक्सेसफुल इन सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। बारिंग दीज स्टेट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल एवरीवेयर। अब इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? देखिए, बेनिफिट्स तो काफी मिले। सबसे पहला बेनिफिट था कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। एक समय था कि जब हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर निर्भर रहते थे, लेकिन हम आत्मनिर्भर बन गए, अपना खुद का फूड प्रोडक्शन हम लोग खुद करने लगे, और इनफैक्ट आज तो हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। साइंटिफिक कल्टीवेशन होने लगा, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलने लगी, नए तरह के केमिकल्स, नए तरह के फर्टिलाइजर्स, नए तरह के पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, न्यू टेक्नोलॉजीज डिड कम। क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव हुआ, यानी कि इसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करती है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर मैं बात करूं पंजाब में, देखिए सरकार ने प्रोक्यूरमेंट शुरू कर दी व्हीट की और राइस की, और इनके ऊपर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने लगे, यानी कि कहा कि जितना भी रेट गिरे मार्केट में, लेकिन हम इस रेट पे ही खरीदेंगे। तो ये काफी अट्रैक्टिव प्राइस था फार्मर्स के लिए। तो पंजाब, हरियाणा में लोग राइस भी उगाने लगे, राइट। तो इसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब इसका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो परिणाम हुआ, उसका परिणाम इंडस्ट्री पे भी हुआ, स्पेशली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि केमिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, आप बात कर सकते हो मशीन टूल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, ट्रैक्टर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट भी था। तो ओवरऑल बेनिफिट तो था बिल्कुल, लेकिन इससे प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हुई, और हम लोग इन प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि उस कोर प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आज का फार्म प्रोटेस्ट। क्या प्रॉब्लम्स हुई? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई सोशल प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस कहां हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में। अब यहां के फार्मर्स काफी रिच बन गए, यहां के फार्मर्स
एमएसपी पे बेचने लगे, दे गॉट गुड प्राइसेस, बट व्हाट अबाउट द अदर फार्मर्स? तो रीजनल इनइक्वालिटी हुई। इनफैक्ट जो फार्मर्स ने फायदा उठा उनके बीच भी एक सोशल इनइक्वालिटी आ गई। यानी कि अगर आप पंजाब, हरियाणा, यूपी में देखोगे तो जो बड़े बड़े फार्मर्स थे उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठाया, जो छोटे फार्मर्स थे उनको नहीं मिला। तो जो गांव में थे वहां पे भी बड़े फार्मर और बड़े बनते गए और छोटे फार्मर और गरीब होते गए। तो सोशल डिस्टिंक्शन भी आ गया, और इंटरस्टेट माइग्रेशन भी एक सोशल प्रॉब्लम ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जरूर हुआ। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया, इनइक्वालिटी अमॉन्ग फार्मर्स, उसके अलावा इन्फ्लेशन जरूर हुआ, इन्फ्लेशन का एक प्रॉब्लम जरूर था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम और पॉलिटिकल प्रॉब्लम। और इस पॉलिटिकल प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आज का जो प्रोटेस्ट। देखिए, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो काफी अंडरस्टैंडेबल सी बात है। मैंने आपको कहा साइंटिफिक कल्टीवेशन हुआ, फर्टिलाइजर्स यूज किए गए, केमिकल्स यूज किए गए, पेस्टिसाइड्स यूज किए गए, तो उसकी वजह से पोल्यूशन जरूर हुआ। अगर हम लोग बात करें आर्सेनिक पोल्यूशन की, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में आर्सेनिक पोल्यूशन इज वेरी वेरी हाई, आर्सेनिक पॉइजनिंग इज वेरी वेरी हाई आई वुड से। इसके अलावा अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल और भी नीचे गिरता जा रहा है। अब ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल सी चीज। देखिए, अगर पंजाब में राइस उगाया जा रहा है, वीट मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि वीट इज अ राबी क्रॉप एंड इट इज वेरी फाइन इफ इट इज ग्रोन इन पंजाब, क्योंकि विंटर क्रॉप है, काफी ठंड होती है विंटर में पंजाब में, तो इट डज मेक सेंस। लेकिन डज राइस मेक सेंस इन पंजाब? राइस क्यों उगाया जा रहा है, शुगरकेन क्यों उगाया जा रहा है? जस्ट बिकॉज उसके ऊपर ज्यादा पैसा है? ये सेंस नहीं करता है, क्योंकि अगर राइस की बात करें तो राइस बेल्ट कहां पे मिलेगा? राइस बेल्ट आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में, राइस बेल्ट आपको मिलेगा टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट मिलेगा, आपको उड़ीसा में मिलेगा, आपको आंध्रा में मिलेगा, राइट? तो इट मेक्स सेंस देयर, नॉट इन पंजाब। इस राइस कल्टीवेशन की वजह से, इस शुगरकेन कल्टीवेशन की वजह से पंजाब में दे आर वाटर गजलिंग क्रॉप्स, इसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर और भी नीचे चला गया। और मोनोक्रॉपिंग तो है ही, क्योंकि कुछ और उगाते नहीं है, wheat and rice in cycles because more MSP, जिससे उनको पैसा मिला। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहां के जो फार्मर्स है उनका पॉलिटिकल क्लाउट बढ़ चुका है। स्पेशली हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में हम देख सकते हैं किसान लीडर बहुत सारे निकले। देखिए, अभी भी किसान लीडर, हम लोग टिकैत की बात करते हैं, राकेश सिंह टिकैत, उनके पिताजी भी थे महेंद्र सिंह टिकैत, राइट? तो काफी ज्यादा पॉलिटिकल पावर बढ़ा, पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर बढ़ी, और रीजनल पार्टीज भी बहुत सारी राइज हुई। रीजनल पार्टीज बोलिएगा आप या फिर प्रेशर ग्रुप्स बोलिएगा आप, जिससे कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग इनकी बढ़ गई, पॉलिटिकल डिफेक्शंस की बढ़ गई, और रीजनल एस्पिरेशंस भी यहां पे बहुत सारे होने लगे। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं जहां पे किसान लीडर्स निकले हैं, राइट? चौधरी चरण सिंह क्लासिक एग्जांपल, राइट, जिन्होंने इनफैक्ट बहुत बड़े ओहदे पर चले गए इन इंडियन पॉलिटिकल सेटअप ऑल्सो। तो इस चीज की वजह से कहीं ना कहीं आज का प्रोटेस्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग प्रोटेस्ट की बात करें, फार्मर्स मेजॉरिटीली कहां से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहा है, जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सब्सिडी मिली है, जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फायदे मिले हैं, वो फार्मर्स बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, राइट? तो चलिए वापस आते हैं हमारे डिस्कशन पे। कोर प्रॉब्लम हम समझ चुके हैं, लेकिन अभी फार्मर्स के अंदर भी ये रियलाइजेशन जरूर है, कहीं ना कहीं फार्मर्स को पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में उनको फायदा मिला है, और ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे हर बार नहीं रह सकते हैं। दे हैव टू शिफ्ट अवे फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप्स, यानी कि वीट और राइस जो उगाते हैं उससे उनको शिफ्ट जरूर करना, ये इनएविटेबल था। इनफैक्ट ये फार्मर्स ही नहीं, सरकार की बहुत सारी कमिटीज ने, बहुत सारी स्टडी ग्रुप्स भी कहा है कि उन्होंने कहा है कि जो एमएसपी की सब्सिडी है वो काफी अनसस्टेनेबल है, इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता बहुत दिनों के लिए, राइट? या फिर इसमें कुछ तरह की रैशनलाइजेशन बहुत जरूरी है। साथ ही साथ बहुत सारी कमिटीज ने बता भी दिया है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है इंडिया में, ये कहीं ना कहीं फार्मर्स को भी जरूर पता है। तो फार्मर्स वर समहाउ रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, प्रोबेबली आई वुड से नेक्स्ट 5 to 10 years, और परहैप्स विथ कंसल्टेशन। लेकिन अभी क्या हुआ है? देखिए, फार्मर्स अभी एंग्री है, ये पता होने के बावजूद कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे उनको मिले हैं और एमएसपी बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं हो सकता है, अनसस्टेनेबल होगा, कहीं ना कहीं कुछ रैशनलाइजेशन की जरूरत है, राइट? लेकिन फार्मर्स ये फील कर रहे हैं कि जो नए लॉ प्रोवाइड किए गए हैं, सरकार ने जो नए लॉ लाए हैं, इन लॉ के तहत उन्होंने एक जंप स्टार्ट किया है एमएसपी ट्रांजिशन को, और ये सारे कॉस्ट अभी डालने वाले फार्मर्स के ऊपर। फार्मर्स के अंदर बिलीफ सिस्टम ये है कि जो नए रूल्स आए हैं, जो नए फार्म बिल्स आए हैं, फार्म एक्ट्स हो गए अभी, उनसे
एपीएमसी मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे, एपीएमसी मार्केट ठप हो जाएंगे तो एमएसपी उनको नहीं मिलेगा। प्राइवेट मार्केट्स बहुत ज्यादा एमर्ज हो जाएंगे और एक बार प्राइवेट मार्केट्स आ जाएंगे तो सरकार और भी पैक सीट ले लेगी और भी पीछे हट जाएगी और व्हीट और राइस की प्रोक्योरिंग भी स्टॉप कर देगी अंडर एमएसपी सिस्टम। ये उनका बिलीफ है, राइट। और इन दोनों चीजों की अगर समझ लीजिए डिमांड हो जाए, डिमांड सप्लाई अगर मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए तो इवेंचुअली एमएसपी खत्म हो जाएगा, इन्हें ये लगता है। तो इसीलिए इनका डिमांड ये है कि तीनों ये जो काले कानून वो कहते हैं हटा दे, और डिमांड क्या है, डिमांड ये है कि एमएसपी को लीगल कर दे। अब सवाल ये उठता है कि फार्मर्स का अंडरस्टैंडिंग ये है, सरकार ने कह दिया कि नहीं इससे ट्रेडर को भी फायदा मिलेगा, फार्मर्स को भी फायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं और सवाल पूछते हैं कि जो इन फार्म लॉज के बारे में हम लोग बात की, हम लोगों ने पहले फार्म लॉज के डिटेल्स भी बहुत देखी है, उसके ऊपर आप वीडियो भी पढ़े हैं हमारे। उन फार्म लॉज के अंदर क्या है, राइट, द प्रोविजंस। और कहीं पे भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि एमएसपी हटाने की बात की गई है, प्लीज इसके ऊपर ध्यान रखिए। कहीं पे भी नहीं बताया कि एमएसपी हटाएंगे। इनफैक्ट सरकार रिपीटेडली कह रही है कि एमएसपी रहेगा, एमएसपी विल बी देयर, बट यहां पे अभी आप एपीएमसी के अलावा आपके पास विकल्प रहेगा कि आप प्राइवेट प्लेयर को भी बेच सकते हैं, बस ये कह रही है, राइट। लेकिन फिर भी फार्मर्स को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक ट्रेंड आ चुका है। अगर हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी सरकार की, इनफैक्ट आई वुड से नरेंद्र मोदी की पर्सनल गवर्नेंस स्टाइल की, उनके डिसीजन में काफी फास्ट फॉरवर्डिंग होती है और मिनिमम कंसल्टेशन के साथ डिसीजंस आते हैं। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, ऑल दो हम लोग कुछ उदाहरण दे भी सकते हैं, जैसे क्लासिक जीएसटी है जहां पे विद कंसल्टेशन जरूर हुआ था और इसीलिए जीएसटी टू लार्ज एक्सटेंट इज वर्किंग। बट देयर आर मेनी डिसीजंस, देखिए डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, सडन ओवरनाइट डिसीजन, बिना डिस्कशन के, बिना किसी कंसल्टेशन। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत विरोध था, कंसल्टेशन नहीं हुआ, पास किया गया। आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन इमीडिएटली, विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट डिस्कशन, विदाउट डिलीब्रेशन, डन। जो कोविड-19 का लॉकडाउन भी लगा वो 4 घंटे की नोटिस पे लगा हुआ था, राइट। और फार्म लॉस भी आए बहुत ही इमीडिएटली विदाउट कंसल्टेशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि विदाउट कंसल्टेशन किए हुए डिसीजन गलत हो सकते हैं, लेकिन देखिए आर्टिकल 370 वाले डिस्कशन पे बहुत ज्यादा विरोध नहीं हुआ, राइट। ऑल्दो जम्मू कश्मीर से होता है, लॉकडाउन के ऊपर भी लोगों ने बहुत कुछ समझा, लेकिन फिर धीरे धीरे 1 महीने बाद मोदी सरकार ने ही खुद राज्यों को पावर दे दी कि आप बताइए क्या करना है, राइट। ये मैंने उदाहरण दिए कि कंसल्टेशन, डिस्कशन, डेलिब्रेशन से क्या होता है। तो फार्मर्स प्रोबेबली एंग्री क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक कॉमन थीम देखा है, हाई हैंडेड अप्रोच चल रहा है जहां पे डेमोक्रेसी की जो 3D होते हैं, डिस्कशन, डेलिब्रेशन एंड डायलॉग, ये तीनों भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। ये बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दिए हैं डिसीजंस के, और प्रोबेबली इस फार्म लॉ के साथ भी फार्मर के साथ यही हो रहा है कि डायलॉग नहीं हुआ है, डेलिब्रेशन नहीं हुआ, हमारे साथ कंसल्टेशन नहीं हुआ है, कंसल्टेशन के बिना आपने लॉ हम पे थोप दिए। अगर कंसल्टेशन होता, अगर डिस्कशन होता, अगर संसद में डिस्कशन होता, अगर फार्मर्स को पता चलता कि सरकार का क्या रवैया है, सरकार की क्या थिंकिंग है, अगर वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते शायद फार्मर्स को, तो प्रोबेबली इतना ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं होता, फार्मर्स वुड हैव अंडरस्टूड। सो अ कॉमन थीम अमंग ऑल दिस, कैन यू ऑब्जर्व द थीम इज द स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, इज अ स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग। बिकॉज अगर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको कहा कि डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन बहुत जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी में। तो कोई भी आगे लॉ आएगा तो इट शुड कम विथ दिस डेलिब्रेशन, दिस कंसल्टेशन, एंड दिस फार्म लॉ ऑल्सो इट नीड्स कंसल्टेशन। एज ऑफ नाउ देयर इज अ लॉक जैम। आशा करते हैं कि यहां पे फार्मर्स ग्रुप के साथ कंसल्टेशन होगा, डिस्कशन होगा, डेलिब्रेशन होगा, और इसका इंप्लीमेंटेशन भी आगे अगर होगा तो बाय सम अंडरस्टैंडिंग होगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट विल हैपन। अगर इस फार्म प्रोटेस्ट पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।